गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएं। आज हम लोग इस पॉलिटी के लेक्चर में समझ लो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने पार्ट 4 कंप्लीट किया था। फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है पार्ट 5, जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी संघीय कार्यपालिका है। आज हम उसे स्टार्ट करेंगे, भाग 5। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, क्योंकि अगर आपने पीछे ना देखा हो वीडियो और यहाँ से सब कुछ अलग होगा। यहाँ पर आप जान लीजिए कि समझ लो आज पहला लेक्चर हो सकता है, कह सकते हो कि ये पहला लेक्चर है। क्यों? देखो, जब आप लोग एग्जाम देते हो तो आपके एग्जाम में जो सिलेबस आता है उसमें लिखा होता है भारतीय संविधान, लिखा होता है भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था। तो अभी तक आपने जितने भी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जो 25 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, वो आपने पढ़ा है केवल भारतीय संविधान। जो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, भाग 1 पढ़ा था, भाग 2 पढ़ा, भाग 3 पढ़ा, भाग 4 पढ़ा, भाग 4A पढ़ा। और इसके पहले जो संविधान की विशेषताएं थी, संविधान की प्रस्तावना था, संविधान का विकास था या संविधान का निर्माण था, ये हम लोगों ने कुल मिला के 7-8 टॉपिक को क्लियर किया था। लेकिन ये पूरा क्या था? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हमारा संविधान था। लेकिन अब जैसे ही हम निकलते हैं भाग 5 की तरफ, तो यहीं से हमारी शुरू होती है राज्य व्यवस्था। शासन करने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है भारत में, यह शुरू होती है कहाँ पर? भाग 5 से, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, संविधान पढ़ रहे थे। अब हम भाग 5 पढ़ेंगे और भाग 6 पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। और इन दोनों में हम पढ़ेंगे केवल क्या? राज्य व्यवस्था के बारे में। बातें यहां तक क्लियर हैं? दोनों में डिफरेंस समझ में आया है? तो अभी तक आपने जो पीछे पढ़ा है जितना, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। बातें क्लियर हैं? चलिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, जिसका जवाब आप सब दीजिएगा। हमने बताया कि राज्य व्यवस्था का मतलब होता है शासन करने की पद्धति या शासन करने के व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो कोई ये बताओ कि शासन दुनिया में कितने प्रकार का होता है? पहले बताओ कितने प्रकार का होता है? शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? और तीनों का जिसे नाम पता हो वो तीनों नाम लिखेगा। शासन व्यवस्था कुल कितने प्रकार की होती है? उन तीनों के नाम क्या हैं? और एक क्वेश्चन और उसमें बढ़ जाएगा, तीनों का एक एक एग्जाम्पल चाहिए और इन सब का जवाब आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन फिर से सुन लो कि विश्व में कुल कितने प्रकार की शासन व्यवस्था है, तीनों का नाम लिखना है आपको और तीनों का एक एक एग्जाम्पल देश लिखना है। तो हम ये
आज के लेक्चर में इस बात को नहीं बताएंगे, ये कल के लेक्चर के लिए आपको होमवर्क है। हम स्टार्ट कर देंगे सीधे भारत के बारे में। अब देखो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है। जो हमारा संघीय सरकार है, जैसे हम कहेंगे संघीय सरकार, तो संघीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है। जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, पहले इनके जो बेसिक बातें हैं वो जान लीजिए। हम लोग कहते हैं एक संघीय सरकार, संघीय सरकार जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे यूनियन गवर्नमेंट। और ये जान लीजिए कि जो भी एसआई का एग्जाम दे रहे हों, तो एसआई का एग्जाम आप पिछले बैक ईयर का पेपर देखोगे तो एसआई के एग्जाम में हमेशा से इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का और मूल विधि का वेटेज 50% से ज़्यादा होता है। और एसआई का एग्जाम या एसआई का विज्ञापन कभी भी आ सकता है, आज नहीं तो कल। और उसमें अगर सबसे बड़ा वेटेज किसी का होगा तो वो होता है पॉलिटी का और मूल विधि का। तो आप लोग अब इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपको आर्टिकल याद करने थे, अभी तक आप लोगों को डायरेक्ट आर्टिकल याद करने थे, लेकिन यहां से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। बातें समझ में आ रही हैं? यहां से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो अब आपको अच्छे से समझना होगा सारी बातों को। और जो एक बार क्लास में आता है कोशिश करें कि उसे क्लास स्किप ना करनी पड़े, आप इसकी कोशिश जरूर कीजिएगा। तो हमने बताया जो भाग 5 में हमारा है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संघीय व्यवस्था के बारे में। जो हमारी भारत की राज व्यवस्था है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बताया जो हमारी संघीय सरकार होती है इसके कुछ भाग होते हैं, इसके कुछ भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग यही है। कौन? संघीय कार्यपालिका। पहला होता है संघीय कार्यपालिका, जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरा होता है संघीय विधायिका। हम कार्यपालिका का कार्य, विधायिका का कार्य और न्यायपालिका का कार्य तीनों बता चुके हैं पहले भी। संघीय विधायिका। और तीसरा होता है संघीय न्यायपालिका। इसकी बात हमने पहले लेक्चर में भी की थी कि किसी भी देश में जब वहाँ संविधान चलता है तो जो शासन व्यवस्था होती है वो 3 मुख्य बिंदुओं पर टिकी होती, 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलने में, जिसमें से सबसे पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तीनों का वर्ग भी मैं पहले भी बता चुका था। तीनों का वर्ग बताया था कि कार्यपालिका का कार्य होता है कि टू मेकिंग लॉ, कानून का निर्माण करना ही कार्य होता है किसका? कार्यपालिका का। सॉरी, विधायिका का। विधायिका जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका क्या करती है? उसी कानून को लागू करती है। तो टू मेकिंग लॉ होता है विधायिका, जिसे हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका या फिर लेजिस्लेचर कहते हैं। और जो कानून विधायिका बनाएगी, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। किसका कार्य होता है? विधायिका का। और इस कानून को, बने हुए कानून को लागू कराना, कानून को लागू कराना कार्य होता है किसका? कार्यपालिका को, कानून को लागू कराना। ये कार्यपालिका का कार्य हो गया। और तीसरा जो होता है न्यायपालिका, उसका कार्य क्या होता है? कानून की देखरेख करना, कानूनों की देखरेख करना। कहने का मतलब है कि यदि इन कानूनों से संबंधित कोई विवाद होता है, यदि कानून न्याय संगत नहीं है, तार्किक नहीं है, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उन कानूनों में बदलाव रखने की व्यवस्था किसमें है?
न्यायपालिका में है। तो ये तीनों चीजें हैं। संघीय न्यायपालिका आपको पता है कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। न्यायपालिका क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। संघीय की बात कर रहे हैं। विधायिका, विधायिका में आती है हमारी संसद। विधायिका में कौन आती है, हमारी संसद आती है। नीचे स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। हमने बताया विधायिका, तो विधायिका हमारी बनती है किससे, संसद से, पार्लियामेंट। और संसद के भी आपको पता होगा 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। ये होती है कौन सी, संघीय विधायिका होती है। बनी होती है वो राष्ट्रपति, वो बनी होती है संसद से, और संसद के भी प्रमुख 3 अंग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा जिसे हम लोग लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं, और तीसरा होता है राज्यसभा जिसे हम लोग अपर सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। तो ये हमने बताया संघीय सरकार के बारे में। संघीय सरकार के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है संघीय कार्यपालिका, दूसरा होता है संघीय विधायिका और तीसरा होता है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका में हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, संघीय विधायिका में हमारा संसद आता है, और संसद भी 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बना होता है। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा भी यहीं में आपके कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और आपने कुछ सुना होगा इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, वो भी हम सब इसी में पढ़ेंगे। जब इसी के मंत्रियों को पढ़ेंगे, कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट काउंसिल होती है। लेकिन अभी हमें जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है, संघीय कार्यपालिका। अब संघीय कार्यपालिका के भी कुछ पार्ट होते हैं, और उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, जहां से हमारा भाग 5 स्टार्ट होता है, वह होता है राष्ट्रपति। सबसे पहले कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट। पहला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और दूसरा होगा वाइस प्रेसिडेंट, जिसे हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। दूसरा हुआ। तीसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद होती है, और उसी मंत्री परिषद का चीफ होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का ही जो चीफ होगा वही कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और चौथा होता है इसमें भारत का महान्यायवादी। चौथा होगा भारत का महान्यायवादी, जिसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और इन प्रमुख 4 लोगों से मिलकर बनी होती है कौन, संघीय कार्यपालिका। और यहां से हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन इससे पहले आप ये बताओ कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। हमने बताया भी था जब संविधान के स्रोत बताए थे, आपने ये लिखा होगा तो 3 भाग होते हैं इसके, ये 3 हो गया, इसका ग्राफ बनाया होगा आपने। कार्यपालिका का भी ग्राफ बना लीजिए कि कार्यपालिका में आता कौन कौन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल। संघीय परिषद में कौन शामिल नहीं है, बताइए। हमने बताया संघीय कार्यपालिका में मुख्यतः 4 लोग आते हैं। सबसे पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा होगा मंत्रिपरिषद, और चौथा होगा महान्यायवादी।
कौन है इस समय भारत का महान्यायवादी? इस सबका नाम तो आपको ही पता ही होगा। भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और महान्यायवादी कौन है? कल मैंने मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक बार स्वर्ण सिंह कमेटी में 9 बताई थी, तो वो 8 होती है। मैंने कल बताया था ना कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जब मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था तो 8 दिया था, ना कि 9। तो एक बार मैंने कल 9 लिखाया था, बाद में करेक्ट भी किया था, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और क्यों आप लोगों को डाउट क्यों था कि आप लोग सब कह रहे थे एक तरफ से केवल गगनदीप को छोड़कर मौलिक कर्तव्य, आप कह रहे थे कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया है। अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य लिखा गया है कि माता पिता का यह दायित्व है, माता पिता या संरक्षक, आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी गार्जियन हो जिसके माता पिता ना हो, कोई गार्जियन हो, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करें। ऐसा कहा गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। और आप जो बोल रहे थे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये तो आर्टिकल 21A में है। ठीक, भारत का महान्यायवादी हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ और महान्यायवादी हुआ। और इससे मिलकर बनती है हमारी क्या, संघीय कार्यपालिका। तो चलिए हेडिंग डालिए, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो हमारा पहला टॉपिक होगा। और आप भी अच्छे से जानते हो कोई भी एग्जाम होता है, अगर उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, पॉलिटी अगर सेक्शन में है तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन जरूर आते हैं। खासकर राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, और कार्य में शक्तियों में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आता है नियुक्ति को लेकर कि शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन दिलाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, खासकर राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित। चलिए ये बताओ, भाग 5 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? भाग 5 किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 52 से 151 होता है हमारा क्या, भाग 5। और इसमें पहली हेडिंग डालिए राष्ट्रपति। सबको पता होगा भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? अमित शाह। किसी से पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में ये, तो किसी ने अमित शाह बताया था। जो शिक्षक भर्ती वाले होंगे वो समझ रहे होंगे। भारत का राष्ट्रपति इस समय कौन है ये तो सबको पता होगा, लेकिन अगर नंबर पूछा गया, अगर उनकी नंबरिंग पूछी गई तो ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। रामनाथ कोविंद है, बिल्कुल सही बात है। नंबर आप लोग बताइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति से, और यहीं से हम लोग पढ़ते हैं क्या, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 52 में। ऐसा कहा गया है किसमें? आर्टिकल 52 में कहा गया है। कुछ बेसिक सी बातें बताइए। ये बताओ कौन सा ऐसा भारत का राष्ट्रपति हुआ है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है, जिसका चुनाव 2 बार हुआ है?
कुछ चीजें तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं। किसका चुनाव 2 बार हुआ है, या अभी तक कौन सा ऐसा भारत का राष्ट्रपति हुआ है जो 2 बार चुना गया, 2 बार वो राष्ट्रपति 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है? किसी को नाम पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है। कोई ये बता सकता है कितने राष्ट्रपति, ये पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है कि अभी तक भारत के कुल कितने राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं? ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, इसे हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था? बहुत अच्छी कहानी है उसकी। वह एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति हुआ था जो पहली बार चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, तो वो चुनाव हार गया था। सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, बहुत ताजुब की बात है, आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। आपने ये देखा होगा कि जिसकी सत्ता होती है केंद्र सरकार में, हमेशा राष्ट्रपति उसी का जीतता है। लेकिन इंदिरा गांधी के सरकार में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को खड़ा किया था चुनाव में, राष्ट्रपति की दावेदारी थी जिसकी, वो भी कांग्रेस की तरफ से, वही चुनाव हार जाता है। ऐसा भारतीय इतिहास में केवल एक बार हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। उस व्यक्ति का नाम था नीलम संजीवा रेड्डी, जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस का प्रतिनिधि था और कांग्रेस की सरकार भी थी। इसके बाद भी चुनाव हार गया, और यह हराने वाला कोई और नहीं था, इंदिरा गांधी ही थी। यह हराने वाला कोई और नहीं था, इंदिरा गांधी ने खुद ही हरवाया था। ठीक, इंदिरा गांधी की वो सब चालाकियां थी जिसकी वजह से नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। लेकिन बाद में नीलम संजीव रेड्डी फिर से निर्विरोध चुनाव जीतते हैं, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता है। तो एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे भी हुए हैं। भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु भी हुई है। 2 ऐसे राष्ट्रपति भी हैं। ये भी समझ लीजिए एक संजोग की बात थी कि भारत के पहले 2 मुस्लिम राष्ट्रपति, और दोनों की डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। इसीलिए जब अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो लोग एक बार कहने भी लगे इस बात को। ठीक, जैसे एक मन में एक भ्रम पैदा हो गया था कि पहले 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए गए थे और उन दोनों की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। तो ऐसा लोग सोच रहे थे। उन दोनों का नाम क्या था? एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। 2 पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और दोनों की मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान ही। ये सारी कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रपति से बहुत बेसिक चीजें हैं। ये सारी चीजें लिखवा देंगे जब राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट होगा कि कितने लोगों ने कार्यवाहक वीबी गिरी, एक ऐसे राष्ट्रपति भी रहे हैं और वो पूरा अपना टाइम पीरियड भी कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो कार्यवाहक भी रहे हैं। ऐसे थे हमारे वीबी गिरी जी। एक ऐसे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी क्या बने हैं? भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ऐसा भी दिन आया है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 लाइनर हम लिखेंगे। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सही है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं,
ये सारी शक्तियां निहित होंगी किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 53 कहता है कि जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं, कार्यपालिका का हमने भाग बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और न्यायवादी, महान्यायवादी, इन चारों की जो शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति में होंगी और वो व्यक्ति कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। तो आप लिखोगे आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, निहित होगी, ऐसा कहा गया आर्टिकल 53 में। आपने ये लिख लिया, आर्टिकल 52 लिखा, आर्टिकल 53 लिखा। अगला लिखिए आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 54 में लिखिए, आर्टिकल 54 लिखिए, राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में। आर्टिकल 54 और लिखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में। ऐसा किसमें कहा गया? आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया होगी, सारी प्रक्रिया बताएंगे, जो एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली होती है, ठीक, वो सब डिस्कस करेंगे। वैल्यू निकाली जाती है एक एक एमपी की, कौन कौन वोट दे सकता है, ये सारी बातें करेंगे। ये तो हम बेसिक सा बता रहे हैं कि जो आर्टिकल्स हैं, ठीक। अगला लिखिए आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 नीचे तक दिख रहा है, एक मिनट। लिखिए आर्टिकल 55। लिखिए चुनाव प्रक्रिया, किसके चुनाव प्रक्रिया? राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में। चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में ऐसा कहा गया है किसमें? आर्टिकल 55 में कहा गया है। आर्टिकल 55 में कहा गया है चुनाव प्रक्रिया के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होगा? जैसे हमने बताया ना, एकल संक्रमणीय, कैसे एक एक एमपी की वोट वैल्यू निकाली जाती है, वो सब बात करेंगे हम इसमें। पहले आप 61 तक केवल क्या लिख डालिए? 62 तक आर्टिकल्स को लिख डालिए, ताकि आर्टिकल बार बार ना आए बीच में। ये हुआ आर्टिकल 55। लिखिए आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 और लिखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल तथा इस्तीफा। राष्ट्रपति का कार्यकाल तथा इस्तीफा 56। सबको पता होगा कार्यकाल कितना होता है और इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति। सब हेडिंग डलवा डलवा के लिखाएंगे। अभी आप केवल पॉइंट लिखो बस। आर्टिकल 56 लिखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल तथा इस्तीफा। आप सबको पता होगा कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और दूसरी चीज होती है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है किसे? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल और इस्तीफे के बारे में कहा गया है किसमें? आर्टिकल 55 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 और आर्टिकल 57 क्या कहता है? री इलेक्शन की बात करता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। देखिएगा, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, या आप लिख लोगे इंग्लिश में री इलेक्शन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किया जा सकता है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 57 में। अगला लिखिए आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है? अर्हताएं, जो एलिजिबिलिटी होती है, राष्ट्रपति की अर्हताएं, मतलब जो उसमें सारी बातें कही आती है ना, को भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो वो सारी बातें कही गई हैं किसमें? योग्यता। इसी को आप लोग क्या कहोगे? योग्यता कहोगे। ये ऐसा कहा गया है आर्टिकल 58 में। ये हुआ आर्टिकल 58 हुआ। अगला लिखिए, देखिए आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 आता है किसके लिए? शपथ के लिए। राष्ट्रपति का जो शपथ होगा वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 60 से संबंधित है। लिखिए जल्दी से। एक मिनट, आर्टिकल 59 छोटा है। देखिएगा आप लोग आर्टिकल 59, ये 60 हो गया है। आर्टिकल 59 में लिखिएगा राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। सारे आर्टिकल को फिर से समझाएंगे, लेकिन अभी आप जो 10 आर्टिकल है राष्ट्रपति से वो आप लिख लीजिए। पद की शर्तें क्या क्या होती हैं राष्ट्रपति से संबंधित, ऐसा कहा गया आर्टिकल 59 में। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और वो किस नंबर के हैं, ये आप दोनों बताइए कि भारत के समय CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और उनका नंबर क्या है, नंबरिंग क्या है उनका। अगला लिखिए आर्टिकल 61, और बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61। और लिखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो इम्पीचमेंट होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
देखिए आर्टिकल 61 61 आर्टिकल 61 लिखिए, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, इसी को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आपने अभी हाल में ही सुना होगा कि महाभियोग लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अगला लिखिए आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 और आर्टिकल 62 क्या है? आर्टिकल 62 लिखिए, राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति का पद खाली होने पर या पद रिक्त होने पर, लिखिए ज्यादा सही होगा, पद रिक्त होने पर, 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य किया गया है आर्टिकल 62 में। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना पद खाली करता है, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या फिर इस्तीफा देता है, तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद को पुनः भर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी भी कारणवश, चाहे वो राष्ट्रपति इस्तीफा देता है या उस पर महाभियोग लगाया जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सही है। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन ये जान लीजिए, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर कौन होगा? अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन होगा? यही सारी बातें कही गई हैं, इसमें बताई गई हैं जो इस्तीफे के बारे में है। और यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो CJI जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वह भारत का राष्ट्रपति कहलाएगा। और यदि संजोग बस मान लीजिए कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा, अब वो तो कोई ना कोई होगा ही, कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होगा, सबसे मोस्ट सीनियर जज होगा, वही बन जाएगा भारत का राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति की सीट किसी भी कारणवश खाली होती है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले तो उपराष्ट्रपति बनेगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं बन पाता है किसी कारणवश, या वो नहीं है या भारत में नहीं है कहीं और है, या फिर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा वह कहलाएगा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये तो संबंधित थे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक 10 आर्टिकल ये थे। इसके बाद आर्टिकल अभी कम से कम जान लीजिए 20 आर्टिकल और पढ़ने हैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित। लेकिन ये सारे होंगे जो शक्तियां होंगी राष्ट्रपति की, जो संसदीय अधिकार होते हैं, जो वित्तीय अधिकार होते हैं, जो आर्थिक अधिकार होंगे, जो सेना की शक्तियां होंगी राष्ट्रपति के पास, जो आपातकाल की शक्तियां होंगी, उनसे संबंधित होगा राष्ट्रपति। तो लगभग 20 आर्टिकल वहां भी आपको और पढ़ने होंगे।
तो ये भी 10 आर्टिकल आपको समझ आए होंगे, कुछ नहीं है, बस राष्ट्रपति के पद के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका की शक्तियां उसके पास होंगी, उसका पद कैसा होगा, उसकी योग्यताएं कैसी होंगी, उसका शपथ हो गया, उसका कार्यकाल हो गया, उसका इस्तीफा हो गया, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई और वैकेंट सीट को भरने की प्रक्रिया हो गई। तो ये तो हमने बात की राष्ट्रपति से संबंधित 10 आर्टिकल की। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे कि सही राष्ट्रपति होता कौन है। और राष्ट्रपति की जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है वो पूछाता है राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने अनुमोदक होने चाहिए, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने सांसद विधायक उसके साथ हों, तभी कोई एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसका निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीजें, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, इम्पीचमेंट हो गया। और हम तुलना करेंगे भारत और अमेरिका में महाभियोग की जो प्रक्रिया है, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि भारत में आज तक कभी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो बहुत अच्छे से हमें राष्ट्रपति को पढ़ना होगा। ये तो समझ लीजिए हम केवल इससे संबंधित 10 आर्टिकल बताए हैं जिससे एक राष्ट्रपति बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने राष्ट्रपति बना दिया है आज कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वहां से लेकर राष्ट्रपति होने के बाद वो शपथ लेगा, योग्यता क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी, शपथ लेगा, क्या कहते हैं, और इस्तीफा किसे देगा, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, और अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है तो उस पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ये सब हमने बात की। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है इस टाइम? इस टाइम राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है? राष्ट्रपति की सैलरी कहां से दी जाती है और सैलरी कितनी है? और टेस्ट में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो, बहुत अच्छे से समझ लो। क्योंकि अगर एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे तो थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। थ्योरी जितने दिन पढ़ोगे उतने दिन अच्छा लगेगा, फिर थ्योरी सब भूल जाओगे अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। सैलरी कितनी है राष्ट्रपति की? सबका जवाब आना चाहिए। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? तो आप लोग राष्ट्रपति की सैलरी जोड़िएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि राष्ट्रपति की टोटल इनकम कितनी होती है। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति को पढ़ना, राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। जिसे जिसे चुनाव लड़ना हो कल शाम को 8 बजे आ जाइएगा। आप लोगों को अनुमोदक भी लाएंगे और प्रस्तावक भी लाएंगे, विधायक और सांसद लेकर आएंगे जिससे आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो ठीक, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम पर।
तब तक गुड नाइट, टेक केयर।